बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि औलाद की ख्वाहिश में ये शख्स मौत से भी लड़ने को तैयार हो गया। इसके आगे जानने के लिए पार्ट 2 में हमारे साथ रहिए। लेकिन जैसे ही इसने मेरे जिस्म को हाथ लगाया तो वो मुझसे 6-7 फुट दूर जा गिरी और इसको आग लग गई। इसकी चीखें आसमान तक बुलंद होने लगी। आग में इसकी शक्ल एक बला में तब्दील हो चुकी थी, जिसका चेहरा इतना भयानक था कि खुदा की पनाह। बला मेरी आंखों के सामने आग में जलती रही और तड़पती रही। थोड़ी देर के बाद जब बला की चीखें खत्म हुई तो आग खुद ब खुद बंद हो गई। तो मेरे सामने बस थोड़ी सी राख पड़ी थी जो हवा के एक झोंके के साथ गायब हो गई। बला का भयानक अंजाम देखकर मेरा जिस्म कांपने लगा। फिर मैंने ऊंची आवाज में सबक का जिक्र करना शुरू कर दिया और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। फिर रास्ते में कोई गैर मामूली वाकया ना हुआ और मैं खैरो आफियत से घर वापस आ गया। घर आकर मैंने घड़ी पे टाइम देखा तो रात के 3 बज चुके थे। घर आते ही मैं सो गया और अगली सुबह 8 बजे मेरी आंख उस वक्त खुली जब बाहर कोई दरवाजे बड़े जोर से खटखटा रहा था। मुझे उस वक्त उस आदमी पे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन न चाहते हुए भी मैं उठा और दरवाजा खोला तो मेरे सामने वो कसाब था जिससे मैंने काले बकरे की सिरी के बारे में बात की थी। कसाब मेरे हाथ में काले बकरे की सिरी पकड़ाए खड़ा था। मुझे सलाम करने के बाद कहने लगा, बाऊ साहब 8 बज के हैं और आप अभी तक सोए हुए हैं। अब मैं कसाब को क्या बताता कि रात मुझ पे कैसी बीती है। फिर कसाब कहने लगा, बाऊ साहब आज आप बकरे की सिरी लेने नहीं आए थे, मैंने सोचा कि खुद ही जाकर दे आऊं। मैंने कसाब का शुक्रिया अदा किया और इसको 100 रुपए इनाम दिया कि मुझे खुद बकरे की सिरी लेने नहीं जाना पड़ा। मैंने इससे सिरी ले ली और इसे कहा कि कल भी खुद ही आकर बकरे की सिरी दे जाए। कसाब के जाने के बाद मैंने नहाकर नाश्ता किया और सीधा पीर साहब के आस्थाने पे जा पहुंचा। पीर साहब को बकरे की सिरी पेश की और रात वाले तमाम वाकयात गोशे गुजर किए। पीर साहब ने मेरी बहादुरी की तारीफ की और कहा, बेटा जी अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगे। फिर पीर साहब ने एक मुरीद को बुलाया और मुझे कहा कि तुम इसके साथ जाओ और जाकर आराम करो क्योंकि मैं इस वक्त सिरी पे अमल करने लगा हूँ। मुरीद के साथ पीर साहब के कमरे से बाहर निकल आया। मुरीद मुझे एक कमरे में ले गया जिसमें एक चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। रात को मैं बहुत कम सोया था इसलिए मुझे अब भी नींद आ रही थी। मुरीद मुझे कहने लगा कि तुम आराम करो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मुरीद के जाते ही मैं बिस्तर पर लेट गया। मुझे इतनी जबरदस्त नींद आई कि शाम 6 बजे उसी मुरीद ने आकर उठाया। उठने के बाद मैंने मुंह हाथ धोया और खाना खाने के बाद पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। पीर साहब ने मुझे अपने कमरे में खड़े देखा तो अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं पीर साहब के करीब ही बैठ गया। पीर साहब फिर मुझे समझाने लगे कि डर कर कभी पीछे की तरफ ना मुड़ना वरना तुम्हारी मौत पक्की है। किसी भी जगह बहादुरी का दामन हाथ से ना छोड़ना और ये जो मुर्दे बुलाएं जिन चुड़ैलें तुम्हें रास्ते में नजर आती हैं ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये बस तुमको डराने के लिए आती हैं। तुमने रास्ते में किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, बस चलते जाना है। सहरा आए, जंगल आए, वीराने या कब्रिस्तान, जब कहीं भी तुमको दरिया नजर आए सिरी फेंकनी है और वापिस आ जाना है। पीर साहब ने इतना कहने के बाद सिरी मुझे दे दी और कहा कि अब तुम जाओ। मैं पीर साहब के आस्थाने से वापस घर आ गया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी क्योंकि कल रात वाले मंजर बड़े ही खतरनाक थे। खैर करते करते रात के 10 बज गए। मैंने बकरे की सिरी एक शापर में डाली और दरिया की तरफ चल पड़ा। अभी मैं अपनी गली से बाहर ही निकला था कि मुझे अपने मोहल्ले के एक आवारा कुत्ते ने घेर लिया। कुत्ता काफी देर मुझ पे भौंकता रहा लेकिन मैं अपनी मस्ती में ही चला जा रहा था। जब मैं बस्ती से बाहर निकल गया तो कुत्ता खुद ब खुद मेरा पीछा छोड़ गया। जब मैं बस्ती से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि आज रात कल की निस्बत अंधेरा कुछ ज्यादा था क्योंकि आज चांद नहीं निकला था। बस्ती से कब्रिस्तान का पैदल रास्ता तकरीबन 20 मिनट का था और फिर कब्रिस्तान से आगे तकरीबन 10 मिनट पैदल की मुसाफत पे दरिया था, लेकिन मुझे चलते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। ना ही कोई कब्रिस्तान आया और ना ही कोई दरिया।
बस एक अनजानी सी कशिश थी जो मुझे चलने पे मजबूर कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किस रास्ते पे जाना है और मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, कब्रिस्तान किस तरफ है और दरिया किस तरफ। बस मैं चले जा रहा था। रास्ते में मैंने एक जगह देखा कि दो बड़े सांप आपस में लड़ रहे थे। मैं एक लम्हे के लिए इनके पास खड़ा हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने सर को झटका दिया कि इनके पास खड़ा नहीं होना। जैसे ही मैंने सर को झटका तो वो अपने आप को कब्रिस्तान में पाया। अभी कब्रिस्तान में चलते हुए तकरीबन 2 मिनट ही हुए थे कि मैंने महसूस किया कि कोई और भी मेरे साथ चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते हलक में अटक गई, क्योंकि मेरे पीछे एक खफनपोश आदमी था जिसका बस चेहरा ही नजर आ रहा था। रात के अंधेरे में इसकी आंखें ऐसे नजर आ रही थी जैसे जीरो के बल्ब, और चेहरा इतना भयानक खुदा की पनाह, जगह जगह से चेहरे का गोश्त लड़क रहा था। मैंने खफनपोश आदमी के चेहरे पर एक नजर डाली तो मुझ पे दहशत तारी होने लगी। मैंने पीर साहब के बताए हुए सबक का जिक्र ऊंची आवाज में करना शुरू कर दिया और दौड़ लगा दी। मुझे पीछे से खफनपोश आदमी के कहके सुनाई देने लगे। मैंने इन कहकों पे तवज्जो ना दी और भागता रहा। मुझे भागते हुए अभी 3-4 मिनट ही हुए थे कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे ऊपर उठाकर जोर से जमीन पे दे मारा हो। जब मैं थोड़ा संभला तो मुझे पता चला कि भागते हुए मैं गड़ानुमा कब्र में गिर गया हूँ। जैसे ही मैं कब्र से बाहर निकला तो अपने आप को मैंने कब्रिस्तान से बाहर एक वीराने में पाया। मैंने फिर वीराने में ही चलना शुरू कर दिया। मैं तकरीबन आधा घंटा चलता एक दरिया पे पहुंच गया। जब मैंने दरिया देखा तो शुक्र अदा किया। दरिया में बकरे की सिरी फेंकी और वापस आने लगा। वापसी पे रात कुछ ज्यादा ही काली हो गई थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था और मेरा दिल कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा था। एक तो वीराना, ना सिमत का पता, और फिर मैं अकेला। मैं अपनी मस्ती में ही सबक का जिक्र कर रहा था कि यकदम किसी नरम सी चीज से मेरी ठोकर लगी और मैं मुंह के बाल गिरा। मैंने खड़े होकर पीछे देखा तो मुझे पता चला कि जिससे मैं ठोकर खाकर गिरा हूँ वो नौजवान की खफनपोश लाश थी, जिसके चेहरे और सफेद खफन पर ताजा खून के छींटे पड़े हुए थे और अब इस वीराने की बजाय कब्रिस्तान में खड़ा था। एकदम खफनपोश लाश ने आंखें खोल दी और आंखें घुमा घुमा कर मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे अब मेरा खून पीना चाहती हो। खफनपोश लाश एक झटके से ऊपर उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। खफनपोश लाश को अपनी तरफ आता देखकर मुझे अपनी मौत यकीनी तौर पर नजर आने लगी। मैंने भागने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझसे एक कदम भी बढ़ाया ना जा सका। किसी नदीदा कुव्वत ने मेरे जिस्म को पत्थर कर दिया था। जैसे जैसे खफनपोश लाश मेरे करीब आ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज होती जा रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे हों, क्योंकि खफनपोश लाश के तेवर बड़े खतरनाक लग रहे थे। खफनपोश लाश मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में कहके लगाने शुरू कर दिए। तकरीबन 2 मिनट के बाद इसने कहके लगाने बंद किए तो इसने अपने हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही खफनपोश लाश के हाथों ने मेरे गर्दन को छुआ तो खफनपोश लाश मुझसे तकरीबन 10 फीट दूर जा गिरी और गिरते ही इसको आग लग गई। आग में खफनपोश लाश की चीखें मेरे कानों के पर्दे फाड़ने लगी। पता नहीं मेरे पास कौन सी ऐसी कुव्वत थी कि जिस भी बला या लाश ने मुझे हाथ लगाया इसको आग लग जाती। शायद पीर साहब ने जो तवीज दिया था वो मेरी हिफाजत कर रहा था। खफनपोश लाश की चीखों के दौरान मेरे जहन में ये बात आई कि खफनपोश लाश को देखकर मैंने पीर साहब के बताए हुए सबक का जिक्र करना छोड़ दिया था, इसलिए मेरा जिस्म पत्थर का हो गया था। जैसे ही मैंने सबक का जिक्र किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में रुका हुआ खून दोबारा गर्दिश करने लगा और अब मेरा जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया था। खफनपोश लाश का अंजाम मैं अपनी आंखों से देख चुका था। जब खफनपोश लाश को आग लगी तो इस जगह बस थोड़ी सी राख रह गई थी जो हवा के एक झोंके के साथ हवा में तहलील हो गई। मैंने एक बात नोट की कि कोई ऐसी कुव्वत है जरूर जो खुद ब खुद मुझे रोकती है और खुद ब खुद चलने पे मजबूर करती है। जब मैंने खफनपोश लाश का अंजाम देख लिया तो कब्रिस्तान ही एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। अभी मुझे चलते हुए तकरीबन 5 मिनट ही हुए थे कि मुझे पीछे से एक अनजानी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था, हत्ता कि कब्रिस्तान भी नहीं था। मैं अब उस रास्ते पे था जो बस्ती की तरफ जाता था। जैसे ही मैं बस्ती में दाखिल हुआ तो मुझको आवारा कुत्ते ने आ घेरा जो मुझ पे भौंके जा रहा था और मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर मैंने देखा कि साथ वाले मकान की दीवार से एक ईंट खुद ब खुद नीचे गिरी और कुत्ते को आ लगी तो कुत्ते ने भौंकते हुए मेरा रास्ता छोड़ दिया
और भाग गया। मैं खैरो आफियत से घर पहुंच गया। घर आकर मैंने टाइम देखा तो आज फिर 2:45 बज रहे थे। घर आते ही मैं सो गया और अगले दिन सुबह 8 बजे कसाब के दरवाजा खटखटाने पे उठ पड़ा। कसाब से मैंने बकरे की सिरी ली और नहाकर होटल से नाश्ता किया और फिर पीर साहब के आस्थाने पे जा पहुंचा। पीर साहब को बकरे की सिरी दी और रात वाले तमाम वाकयात पीर साहब के गोशे गुजर किए। पीर साहब ने फिर मेरी बहादुरी की तारीफ की। एक मरीद को बुलाया और मुझे इसके साथ आराम करने की गरज से भेज दिया। मरीद आज फिर मुझे कल वाले कमरे में ले आया जिसमें एक बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर पे गिरते ही मुझे नींद आ गई। शाम को जब वही मरीद मुझे जगाने आया तो काफी अंधेरा फैल चुका था। मैंने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और पीर साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। फिर पीर साहब मुझे समझाने लगे कि दरिया में बकरे की सिरी फेंकने की आज तुम्हारी आखिरी रात है, इसलिए आज रात जरा मुख्तात रहना। ये ना हो कि तुम्हारी थोड़ी सी गफलत से सारी मेहनत पे पानी फिर जाए और जिंदगी से हाथ धोने पड़े। पीर साहब काफी देर मुझे समझाते रहे। उन्होंने मुझे खास तौर पर ताकीद की थी कि वो ये थी कि आज रात बकरे की सिरी किसी बर्तन में लेकर जाना है। जब दरिया में बकरे की सिरी फेंकोगे तो इसी बर्तन में दरिया का पानी लेकर आना। मैंने पीर साहब से बकरे की सिरी ली और घर आकर एक ऐसी बाल्टी में रख दी जिसके ऊपर ढक्कन भी था और रात 10 बजने का इंतजार करने लगा। खैर करते करते रात के 10 बज गए। मैंने बकरे की सिरी वाली बाल्टी पकड़ी और दरिया की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं बस्ती से बाहर निकला इतने जोर से आंधी शुरू हुई कि खुदा की पनाह। जब आंधी में मेरा चलना नामुमकिन हो गया तो मैंने लेटकर आंखें बंद कर ली और आंधी रुकने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद जब आंधी का जोर थोड़ा कम हुआ तो मैंने आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो मैंने अपने आप को पहाड़ों के दरमियान पाया। मैं एक छोटे से टीले पे लेटा हुआ था और मेरे इर्द गिर्द बुलंद वाला पहाड़ थे। मैं ऊपर उठा और एक पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। रात का वक्त और फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ना ये कोई आसान काम ना था। तकरीबन 1 घंटे की तवील जदोजहद के बाद पहाड़ की चोटी पे चढ़ने में कामयाब ही हो गया। मैंने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। मैंने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। अंधेरी रात और फिर पहाड़ से नीचे उतरना मौत के मुंह में जाने से कम ना था। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक पत्थर से मेरा पैर टकराया और मैं लड़खड़ाता हुआ गिरता चला गया और फिर मुझे कुछ होश ना रहा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो वही अंधेरी रात, लेकिन अब मैं पहाड़ों की बजाय एक जंगल में पड़ा हुआ था और मेरे पास बाल्टी पड़ी हुई थी जिसमें बकरे की सिरी थी। मैंने ऊपर उठना चाहा तो दर्द की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। पहाड़ से गिरने की वजह से मुझे काफी चोटें आई थी जिसकी वजह से चलना तो दूर की बात मेरा उठना भी 2 बार हो गया था। फिर मैंने पूरे जिस्म की तवानाई सर्फ की और उठकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ जंगल में ही एक तरफ को चलना शुरू कर दिया और दिल में पीर साहब के बताए हुए सबक का जिक्र करने लगा। कदम उठाने के साथ दर्द की एक लहर मेरे जिस्म से उठती और रूह तक को जख्मी कर जाती। जंगल बियाबान, रात का अंधेरा, में अकेला और फिर जख्मी हालत। अभी जंगल में चलते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे कि एक चीता पता नहीं कहां से मेरे सामने आ गया और मुझ पे ऐसे गहराने लगा जैसे अभी मुझे कच्चा खा जाएगा। मैं वहीं पे खड़ा हो गया क्योंकि दर्द की वजह से मुझसे भागा नहीं जा रहा था। फिर चीते ने यकदम मेरे ऊपर छलांग लगा दी। चीता जैसे ही मेरे जिस्म से टकरा कर गिरा तो मैं भी गिरा, लेकिन चीता मुझसे 10 फीट के फासले पर जा गिरा और गिरते ही इसको आग लग गई। चीता आग में जलता रहा और मुख्तलिफ आवाजें निकालता रहा। 3-4 मिनट के बाद जब आग बंद हुई तो वहां अब थोड़ी सी राख पड़ी हुई थी। अचानक ही हवा का एक झोंका आया और राख को अपने साथ ले उड़ा। चीते का अंजाम देखकर मैंने फिर जंगल में ही चलना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद मुझे जंगल में ही एक दरिया नजर आ गया। दरिया के किनारे पहुंचकर मैंने दरिया में बकरे की सिरी फेंकी, बाल्टी पानी की भरी, ढक्कन बंद किया और वापस हो लिया। मैंने दिल में सबक का जिक्र करता हुआ तकरीबन आधा घंटा जंगल में चलता रहा, लेकिन जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता ना मिला। मुझे अचानक एक छोटी सी झाड़ी से ठोकर लगी और मैं मुंह के बल आ गिरा। मेरा एक होंठ जख्मी हो गया और इसमें से खून बहने लगा। मैंने ऊपर उठकर अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो इसमें जंगल की बजाय एक सहरा में खड़ा था। सहरा में जिस तरफ भी नजर जाती रेत के ऊंचे ऊंचे टीले ऐसे नजर आते जैसे बहुत बड़े जिन मुझे पकड़ने के लिए खड़े हों। मैं तकरीबन 15 मिनट सहरा में चलता रहा। फिर सहरा में इतने जोर से आंधी शुरू हुई कि मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न
रख सका और गिर गया। गिरते ही मैंने आंखें बंद कर ली ताकि आंखों में रेत ना पड़ जाए। सहरा में आंधी तकरीबन 10 मिनट तक चलती रही और इन 10 मिनटों में आंधी ने मेरे वाला काम तमाम कर दिया। जब आंधी का जोर थोड़ा कम हुआ तो मैंने आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो मैंने अपने आप को बस्ती के करीब लेटे हुए पाया और पानी की बाल्टी भी मेरे करीब ही पड़ी थी। मैंने पानी की बाल्टी पकड़ी और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने घड़ी पे टाइम देखा तो आज फिर पूरे 3 बज रहे थे। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरा पूरा वजूद दर्द से दुख रहा था। बिस्तर पे गिरते ही मुझे नींद आ गई और मैं अगले दिन 11 बजे उठा। आज मैंने अपनी आधी मंजिल हासिल कर ली थी और अब सिर्फ 3 रातों का एक अमल करना बाकी था। और हैरत की बात यह है कि अब मेरे जिस्म पे रात वाला कोई जख्म का निशान तक न था और ना ही कोई दर्द, बल्कि मैं अपने आप को मुकम्मल फिट महसूस कर रहा था। नहाकर नाश्ता करने के बाद मैं सीधा पीर साहब के आस्थाने पे जा पहुंचा और पीर साहब को रात वाले तमाम वाकयात सुना दिए। पीर साहब ने मेरी बहादुरी की तारीफ की और मुझे मुबारकबाद दी कि मैंने खैरो आफियत से आधी मंजिल हासिल कर ली है। फिर पीर साहब मुझे इस अमल के बारे में समझाने लगे जो मैंने कब्रिस्तान में किसी पुरानी कब्र पे करना था। अमल के दौरान कब्रें फटेंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, तुमने डरना नहीं। बहुत ही भयानक किस्म की बलाएं चुड़ैलें तुम्हें अमल से बाज रखने के लिए आएंगी, लेकिन तुमने साबित कदम रहना है। जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो अपने साथ एक छुरी लेते जाना। कब्रिस्तान में तुम ऐसी जगह ढूंढना जहां तुम दायरा लगाओ तो एक कब्र भी दायरे में आ जाए और तुम कब्र से 5-6 फीट दूर खड़े हो जाओ और याद रखना कि दायरे में सिर्फ एक कब्र आए और जब तुम दायरा लगाओ तो जहां से शुरू किया था वहां पे ही खत्म करके छुरी इसी जगह गाड़ देना और अमल शुरू कर देना है। जब अमल खत्म करो तो पहले छुरी उखाड़नी है, फिर दायरे से बाहर आना है। फिर पीर साहब ने मुझे कहा कि अभी कब्रिस्तान जाओ और अपनी म्यार की जगह ढूंढ कर आओ ताकि रात को तुम्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। पीर साहब के कहने से मैं सीधा कब्रिस्तान गया और जगह ढूंढने लगा। तकरीबन 15 मिनट की कोशिश करने के बाद मुझे कब्रिस्तान में मेरे म्यार की जगह मिल गई। कब्रिस्तान के दरमियान एक जगह, एक कब्र के इर्द गिर्द तकरीबन 6-7 फीट जगह खाली थी। कब्रिस्तान में जगह देखकर मैं वापस पीर साहब के पास आ गया और आकर पीर साहब को बताया कि मैं जगह ढूंढ चुका हूँ। फिर पीर साहब मुझे अमल के बारे में समझाने लगे। उस अमल में भी वही सबक पढ़ना था जो मैं पहले अमल के दौरान पढ़ता था। अब जो मैंने अमल करना था वो तकरीबन 3 घंटे में खत्म होना था। फिर मैं पीर साहब से और जरूरी मालूमात लेकर घर वापस आ गया और रात 10 बजे का इंतजार करने लगा क्योंकि पीर साहब ने ये अमल भी रात 10 बजे शुरू करने को कहा था। खैर करते करते रात के 10 बज के मैंने एक छुरी ली और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैंने उसी कब्रिस्तान में जाना था जो दरिया के रास्ते में आता था। वो कब्रिस्तान मेरी बस्ती से पैदल तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पर था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कब्रिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। कब्रिस्तान भी मेरे आगे आगे चल रहा था। जैसे जैसे मैं कब्रिस्तान के नजदीक जा रहा था कब्रिस्तान मुझसे दूर हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आदमी किसी सैराब के पीछे जाता है और सैराब उस आदमी से दूर होता चला जाता है। मैं तकरीबन आधा घंटा चलता रहा लेकिन कब्रिस्तान ना पहुंच पाया। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने पलक झपकने से पहले अपने आप को कब्रों के दरमियान पाया। मैं तो खेतों के दरमियान शायद रास्ता भटक चुका था। फिर मैं कब्रिस्तान में किस तरह पहुंच गया, ये यकीनन कोई तिलिस्मी चक्कर था जो मेरी समझ से बाहर था। मैं कब्रिस्तान पर अपनी मतलूबा जगह ढूंढने लगा। जल्दी ही मैं अपनी मतलूबा जगह पहुंच गया। सबसे पहले मैंने जगह को अच्छी तरह साफ किया, छुरी से दायरा लगाया और जहां से दायरा शुरू किया था उसी जगह खत्म करके छुरी उसी जगह गाड़ दी और दायरे के दरमियान खड़ा होकर अमल शुरू कर दिया। अभी मुझे अमल करते हुए 10 मिनट ही हुए थे कि मेरे सामने की 2 कब्रें इतने जोरदार धमाके से फटी कि अगर मैं अपने कानों में उंगलियां ना देता तो शायद मेरे कानों के पर्दे फट जाते। दोनों कब्रों से 2 खफन पोश मुर्दे बाहर निकल आए। अंधेरी रात, इतना बड़ा कब्रिस्तान, मैं अकेला और फिर चलते फिरते मुर्दे। उस वक्त मेरा पूरा जिस्म और कपड़े पसीने से भीग चुके थे। डर के मारे मेरे मुंह से अमल बड़ी मुश्किल से अदा हो रहा था। खफन पोश मुर्दों के तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। पहले तो दोनों मुर्दे मेरे इर्द गिर्द चलते फिरते रहे, फिर दोनों मुर्दे एक कब्र के नजदीक बैठ गए और दोनों हाथों से कब्र की मिट्टी हटाने लगे। 3-4 मिनट के बाद वो कब्र की तमाम मिट्टी हटा चुके थे और कब्र से एक और खफन पोश लाश बाहर निकाल ली। दोनों खफन पोश मुर्दों ने लाश को मेरे
करीब लाकर रख दिया और फिर इसका खफन उतारने लगे। थोड़ी देर के बाद जब मुर्दों ने इसका खफन उतार दिया तो एक खफन पोश मुर्दे ने लाश का सर एक झटके से बाकी जिस्म से अलग कर दिया और सर से टपकने वाला खून पीने लगा और दूसरे खफन पोश मुर्दे ने लाश की गर्दन को मूल गाया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस खतरनाक अमल में इस शख्स का क्या अंजाम होने वाला है, ये देखने के लिए पार्ट 3 का विजिट करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।